प्रिया की शादी ऐसे ससुराल में हुई थी जैसे ससुराल में जाना हर लड़की का सपना होता है। आपको लग रहा होगा कि प्रिया के ससुराल में बहुत पैसे होंगे, ढेरों गाड़ियां होंगी, 10-20 नौकर चाकर होंगे। तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, प्रिया का ससुराल भरा पूरा था, पर उसकी खुशी का कारण था उसका मायका, जो कि उसके ससुराल से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर था। जब भी उसके मायके से कोई भी मार्केट निकलता, एक बार प्रिया के ससुराल में हाजिरी लगा ही देता। सुबह सुबह प्रिया की सास मीरा हॉल में बैठी हुई प्याज छिल रही थी। हाय, ये सब्जी छिलने का काम तुम मुझे मत दिया कर बहू, इससे अच्छा मैं खाना पका लूंगी। इस प्याज के चक्कर में इतना रोई हूं जितना अपने पूरे जीवन में नहीं रोई। पता नहीं क्या तुझे कि ज्यादा रोने से आंखें खराब हो जाती है। उफ, ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का आधा पौना ज्ञान। फोन यूज करना कम कीजिए मम्मी जी। ये रील्स में कुछ भी दिखाते हैं और उसे देखकर आप सच मान लेती हैं। अरे भाई, प्याज के कारण आंखों से जो पानी आता है उससे आंखें साफ होती हैं, और खाना बनाने के कंपेयर में सब्जी काटना कई गुना ज्यादा आसान काम है। यहाँ पर आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए सब्जियां काट रही हैं, वो भी पंखे के नीचे बैठकर। रसोई में लगातार 1.5 से 2 घंटे आपको खड़ा रहना होगा, वो भी इतनी भीषण गर्मी में। ऊपर से हमारे किचन में पानी भी नहीं आता, बार बार बालकनी में जाकर पानी लेना पड़ता है। तभी दरवाजे की ओर से आवाज आती है। ऐसा क्या भतीजी? अरे चाचा जी, आप। बहू खुश तो ऐसे हो रही है जैसे कि महीने बाद अपने चाचा जी को देख रही है। अरे कल ही तो आया था मेहुल, आज फिर आ गया। राम राम भाभी, कैसी हैं आप? वो क्या है ना, अचानक मेरी मिसेस का बीपी लो हो गया तो उसके लिए ORS का पैकेट लेने निकला हूं। इतनी गर्मी पड़ रही है, बेचारी की तबीयत बिगड़ गई। 3 दिन के लिए सरकार ने तो हीट वेव का ऐलान कर दिया है भाई। अच्छा, तो ये बात हमें फोन पर भी बता सकते थे, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया भाई साहब? अरे नहीं, आप समझे नहीं। मैं जब ORS की पैकेट खरीद रहा था तब मुझे प्रिया की याद आई। इसे भी अपनी चाची की तरह तुरंत लू लग जाती है। ले बेटा, एक पैकेट तू भी रख, घोल कर पी लेना। मैं तो ORS पी लूंगी चाचा जी, पहले आप आम रस पीजिए। और भतीजी लग जाती है चाचा जी की सेवा में। नहाकर प्रेम बाथरूम से बाहर आता है और देखता है कि बिस्तर पर प्रिया अपने चाचा जी के साथ बैठी हुई है। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? प्रिया, वो जरा मेरा शर्ट निकाल दो ना, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अरे चाचा जी से कभी बात कर पाती हूँ मैं? तुम देख रहे हो ना प्रेम, अब इनको छोड़कर मैं बाकी काम में लग जाऊंगी तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम कोई भी शर्ट पहन लो ना, क्या फर्क पड़ता है? प्रेम अपने ही कमरे में अपनी चीजों को यहां वहां ढूंढता रह जाता है, पर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। घड़ी का कांटा भागता ही जाता है। 5 मिनट के काम को आधे घंटे में करने के बाद प्रेम हड़बड़ाकर कमरे से बाहर आता है। तेरी भाभी ने नाश्ता तैयार कर दिया होगा पूजा, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दे, बहुत लेट हो रहा है। अगर आज भी मैं लेट से ऑफिस पहुंचा ना तो पक्का बॉस मेरे हाथों में रेजिग्नेशन लेटर रख देंगे। अरे पर नाश्ता तैयार ही कहाँ हुआ है प्रेम, सब्जियां तो मेरे पास पड़ी है। ले बेटा, तू जल्दी से जाकर सब्जी बना दे। अपने भाई की ऐसी भोली शक्ल देखकर पूजा को किचन में जाना पड़ता है। बस आ गए भाभी के मायके वाले। मुझे तो पता ही था, जिस दिन मुझे हड़बड़ी होगी उस दिन रसोई का काम मेरे सर पर आएगा ही। पूजा कटी हुई सब्जियों का छौंक लगाती है और सभी को नाश्ता परोसती है। रोज रोज खाने की ड्यूटी मेरे सर पर मत मारा करो भैया। पूरा दिन मैं यही करूंगी तो पढ़ूंगी कब? फिर मेरे मार्क्स कम आते तो तुम मुझे ताने सुनाते हो। अरे छोड़ना पूजा, मुझे नाश्ता दे, मुझे देर हो रही है। पूजा को कॉलेज छोड़ता हुआ प्रेम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे भाई मीरा जी, ये बहू का चाचा अपनी मिसेस की बीपी खत्म होने पर घर पहुंचेगा क्या? जाकर बोलिए उसे ORS पहुंचाए घर पर। महेश ये कह रहा था कि तभी हाथ में एक बड़ा सा फोटो फ्रेम लिए मेहुल प्रिया के कमरे से बाहर आता है। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाभी जी, निकलता हूँ। वो क्या है ना, प्रिया की चाची को बड़े बड़े फोटो फ्रेम का बड़ा शौक है, खास करके 7 घोड़े वाले फोटो फ्रेम का। हाँ, कोई बात नहीं भाई साहब, मैं समझ गई, आप आराम से लेकर जाइए। अपने चाचा जी को विदा कर प्रिया जैसे ही किचन में जाने को होती है, उसकी माँ का कॉल उसके फोन पर आता है और फोन पर बात करती हुई प्रिया सब कुछ भूलकर बालकनी में चली जाती है। लगता है दोपहर में खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि समदन जी ने बहू को कॉल कर दिया है। एक बार समदन जी फोन पर चिपकती है तो 3-4 घंटे तक फोन छोड़ती नहीं। अरे पर ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है मीरा जी। बहू के घर वालों को समझना चाहिए कि हर रोज कोई ना कोई हमारे यहाँ कर बैठा रहता है, फिर ये समदन जी अलग ही कॉल कर देती है। ये कोई वक्त है क्या आने का? नाश्ते के वक्त कौन किसी के घर जाता है इस तरह? दोपहर के 3 बजे अपनी माँ का फोन रखने के बाद प्रिया किचन में जाती है और हड़बड़ी में खिचड़ी चढ़ा देती है।
आज तो बड़ी देर कर दी मम्मी ने फोन रखने में। बाहर पापा जी और मम्मी जी खाना कर रहे हैं, एक बार खिचड़ी परोस देती हूँ। प्रिया खिचड़ी और पापड़ अपने सास ससुर को परोसती है। आज तो रविवार है बहू, रविवार को कौन खिचड़ी खाता है? ओह सॉरी पापा जी, वो ना मुझे याद ही नहीं रहा। पर अब तो खिचड़ी बन चुकी है, खा लीजिए ना, आगे से ध्यान रखूंगी। प्रिया अपने सास ससुर को खिचड़ी परोसकर खुद अपनी ननद की बनाई सब्जी के साथ पराठे लेकर खाने बैठ जाती है। दोपहर के खाने के बाद सभी आराम करने चले जाते हैं। शाम के 5:30 बजे अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए प्रिया अपनी बहन से बात कर रही थी। बहू, मेरे लिए चाय मत बनाना, मैं छाछ ही पीऊंगी। छाछ? तुम छाछ बना रही हो दीदी? कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ के बने छाछ का मजा लिए? अरे तो तू कौन सा परदेश चली गई है? हाँ, तेरी शादी कहीं दूर हो गई है जो तू मेरे हाथ की खट्टी मीठी छाछ नहीं पी पाएगी? अभी तो 5 मिनट की दूरी पर ही है तू। वॉक करते करते आजा, साथ में यिप्पी नूडल्स भी बना दूंगी। यहाँ प्रिया हाँ कहती है। वहाँ चाय और छाछ तैयार होने के पहले ही निकिता प्रिया के घर पधार जाती है। अरे बेटा, तुम्हारी बहन रसोई में है, जाओ। निकिता को देखते ही प्रिया उसके साथ बातों में लग जाती है और बातों बातों में अपनी सास को दे देती है चाय और अपने ससुर को छाछ। बहू को बोला था मैंने कि बहू मेरे लिए बिना चीनी की चाय बनाना, और ये मुझे इतना मीठा छाछ देकर चली गई। हद है भाई। तो ये था प्रिया का सुखी ससुराल, जहाँ वो तो सुखी थी पर उसके ससुराल वाले नहीं। शाम के ठीक 7 बजे जैसे ही प्रेम अपने घर लौटता है तो वो देखता है घर के सभी लोग सज धज कर तैयार बैठे हैं। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हम लोग नहीं जीजा जी, हम सब। आप भी जल्दी से शर्ट चेंज कर लीजिए। वो निकिता आई है ना, उसे रात में डोसा खाने की आदत है। अब इतनी जल्दी बेटर फॉर्मेंट तो होगा नहीं भैया, इसलिए भाभी ने प्लान किया है कि सभी रात को बाहर खा लेंगे। मतलब आइडिया बुरा नहीं है, पर बाहर के खाने की क्वालिटी कैसी होती है ये तो जग जाहिर है। 2 दिन पहले साले साहब आए थे तब तो हम गए थे बाहर खाने, उसके बाद कैसे पापा की तबीयत खराब हो गई, भूल गई क्या तुम प्रिया? हाँ, बात में दम तो है तुम्हारे प्रेम। ठीक है, तो फिर पापा जी को बाहर नहीं लेकर जाते हैं। पापा जी को मैं दोपहर की बची हुई खिचड़ी गरम करके परोस देती हूँ। जिसका भी पाचन तंत्र मजबूत है ना, वही डिनर के लिए बाहर चलेगा। अब तो ठीक है ना प्रेम जी? अपना बेड़ा अपने सर पर रखा कर बेटा, मैं क्यों घर पर रुकूं, मैं भी तुम सबके साथ चलूंगा। ना चाहते हुए भी प्रेम को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। डिनर के बाद थका हारा प्रेम जैसे ही बिस्तर पर सोने जाता है, वो देखता है उसकी साली पहले ही बिस्तर पर सो रही है। शादी की बात चल रही है ना निकिता की, पता नहीं कब मेरी बहन पराई हो जाएगी, इसलिए सोचती हूँ जितने दिन है ना मेरे पास ही रहे। तुम एक काम करो ना प्रेम, बाहर जाकर सो जाओ। बाहर कहाँ, बालकनी में? क्योंकि हॉल में तो सिर्फ एक ही सोफा है जिस पर पूजा सोती है। अरे जीजू, कितनी गर्मी हो रखी है कमरे में, एसी भी काम नहीं कर रहा। ऐसे में आप कमरे में सोएंगे तो आपकी तबीयत पक्का खराब हो जाएगी। आप एक काम करो, आप छत पर जाकर सो जाओ, खुली हवा में नींद भी अच्छी आएगी। पहले तो प्रिया के मायके वालों के कारण प्रेम का दिन ही खराब होता था, पर अब तो रातें भी खराब होने लगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और फिर आता है मई का महीना। नहीं मम्मी, सब कुछ डन है। मेरी सास ने क्या कुछ नहीं किया है मेरे लिए। देखा जाए तो ज्यादा बुरी नहीं है वो। हाँ, माना घर में जब भी कुछ आता है तो वो सबसे पहले अपना हिस्सा साइड कर लेती है, पर बचा हुआ मुझे जरूर देती है, भले पूजा दीदी को ना दे। खुद से बहुत प्यार करती है ना तेरी सास, ये भी अच्छा है, सेल्फ लव। और इस बार इस सेल्फ लव वाली सास को मैं भी थोड़ा लव देने की सोच रही हूँ मम्मी। 7 तारीख को पापा जी मम्मी जी की एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने घर पर एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखी है। तो आप सबको आना है, पापा को, चाचा को, चाची को, निकिता को, नयन को। अरे हाँ बेटा, तूने एक बार बोल दिया सो हो गया। हम सब वक्त पर पहुंच जाएंगे, तेरी सास को अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। वैसे मैं पूछ रही थी क्या देना सही रहेगा एनिवर्सरी पर, तू ही बता दे। एक तरफ तुम कहती हो कि दोनों परिवार एक है, फिर लेन देन की भी बात करती हो। मम्मी, 51 रुपए का लिफाफा दे देना, बहुत है। जैसे जैसे 7 तारीख नजदीक आ रही थी, प्रिया के साथ साथ मीरा की एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी। पूरे 35 साल होने वाले हैं हमारी शादी को। हर बार सभी के कारण मैं इन्हीं को वक्त नहीं दे पाती। इस बार बहू को कह दूंगी कि अपने मायके हो आए। प्रेम और पूजा तो बाहर चले ही जाते हैं, हमारी सालगिरह के दिन मैं इनके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, ये अच्छा रहेगा। यहाँ मीरा अपनी एनिवर्सरी के लिए प्लानिंग कर रही थी, तो वहाँ महेश भी पीछे नहीं था। महेश अपने मोहल्ले में सैर कर रहा था कि तभी सोसाइटी के दरवाजे से एक लाल चमचमाती हुई गाड़ी मोहल्ले में आती है, जिसमें से पड़ोसी मोहन अपनी बीवी के साथ उतरता है।
ओला उबर वाले अब इतनी महंगी महंगी गाड़ियां भी रखने लगे, बताओ। पर ड्राइविंग सीट से तो मोहन उतर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे सवालों को अपने मन में लिए महेश फौरन मोहन के पास पहुंचता है। गाड़ी तो काफी महंगी लग रही है मोहन, तेरे दोस्त की है क्या? तेरी भाभी को एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है मैंने, बस शोरूम से निकाल कर ला रहा हूँ। कैसी लग रही है मेरी लाल चमचमाती धन्नो? कसम से बता रही हूँ भाई साहब, बड़ी खुशनसीब हूँ मैं। नई शादी के बाद भी पति पत्नी को ऐसी लग्जरी कार गिफ्ट नहीं करते। अरे करने से पहले लाख बार सोचते। और यहाँ शादी के 35 साल के बाद आपके दोस्त ने मुझे इतनी महंगी गाड़ी गिफ्ट कर दी, वो भी बिना 2 बार सोचे। वैसे 4-5 दिनों में आपकी सालगिरह भी आने वाली है, क्या देने वाले हैं आप भाभी को? इतनी बड़ी गाड़ी तो नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ अपना पूरा समय जरूर दूंगा, जो आज तक मैं मीरा जी को नहीं दे पाया। सुबह उठने के साथ पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद उन्हें घुमाने के लिए मॉल ले जाऊंगा, फिर शॉपिंग करवा दूंगा। उसके बाद दोनों पिक्चर देखकर चाट पुच के खाते हुए घर वापस लौट आएंगे और बच्चों के साथ केक काट लेंगे। ये भी बुरा आइडिया नहीं है महेश, स्वीट एंड सिंपल। अपनी सरकारी नौकरी के चलते तो आज तक भाभी को एक पिक्चर दिखाने भी नहीं लेकर गया। इसी बहाने भाभी तेरे साथ पिक्चर तो जाएंगी। यहाँ प्रिया अपने आइडिया के साथ तैयार थी, तो यहाँ मीरा और महेश भी। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था। 7 मई सुबह 4 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया जाकर दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर होते हैं मनीषा और मुरारी। पापा मम्मी, आप इतनी सुबह? हाँ बेटा, कल हम शादी में गए हुए थे ना, अब जाकर लौटे हैं वहां से। कोई हमें भेजने को तैयार ही नहीं था। अब इतनी थकावट के बाद अगर हम घर जाकर बिस्तर पर लेटे, फिर तो दोपहर या शाम को ही आंख खुलनी थी। ऐसे में तेरी सास का सरप्राइज तो रह जाएगा ना, ये सोचकर हम सीधा यहीं आ गए। ये भी ठीक है मम्मी, तुम एक काम करो, बाकी सबको भी कॉल कर दो। 6-7 बजे तक तो हमारे घर पर सब उठ ही जाते हैं, सब सीधा यहीं आ जाएंगे। सुबह आंख मसलती हुई मीरा अपने कमरे के बाहर आती है। अपनी बहू के सारे मायके वालों को हॉल में बैठा देख उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। अब कहे कि एनिवर्सरी, सारा प्लान तो चौपट हो गया। सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक प्रिया के मायके के सभी लोग प्रिया के ससुराल में ही रहते। प्रिया तो अपने मायके वालों की खातिरदारी में मशरूफ हो जाती है और सारा काम मीरा और पूजा पर आ जाता है। हर तरफ शोर तमाशा, सभी अपनी बातों में लगे हुए थे। जिनकी एनिवर्सरी थी उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा था और इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है। बड़ा मजा आया समदन जी, एनिवर्सरी हो तो ऐसी, कसम से बड़े लकी हैं आप। कुछ ज्यादा ही लकी हूँ समधी जी। अरे मनीषा जी, आप तो गिफ्ट देना ही भूल गई। एनिवर्सरी पर आए हम, ऐसे ही चले जाएंगे क्या? लिफाफा पकड़ाइए। लिफाफा क्यों? अरे लिफाफा तो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो बाहर वाले होते हैं, जिनसे लिफाफे के अंदर का अमाउंट छुपाना होता है। यहाँ तो सभी अपने। ये पकड़िए समदन जी, पूरे 51 रुपये। भगवान करे आप दोनों का साथ यूं ही बरकरार रहे। बाप रे बाप, समझे जी इतना बड़ा अमाउंट दे दिया, कसम से बड़ा दिल है आपका। वो तो है ही पापा जी, हमारी शादी पर मुझे पूरे 11 रुपये दिए थे पापा जी ने और आपको दिए थे 51। मतलब आप ज्यादा करीब है पापा जी के। बस यहाँ जैसी प्रिया के मायके वाले दरवाजे के बाहर कदम रखते हैं, मुकेश कहता है, आज तक तूने जो कहा मैंने सुना बहू। तू खाना बनाए ना बनाए, दिन भर अपने मायके वालों के साथ बात करे, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पर बस अब बहुत हुआ। तेरे मायके वाले हर रोज हमारे यहाँ पड़े रहते हैं। अरे भाई, हमारी भी कोई प्राइवेसी है कि नहीं? आपने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात कह दी पापा। पापा मम्मी की प्राइवेसी तो दूर की बात है, यहाँ हमें ही प्राइवेसी नहीं मिल रही। प्रिया, शादी को कितना ही वक्त हुआ है हमारे, आए दिन मुझे हॉल में सोना पड़ता है और मुझे ना चाहते हुए भी किचन संभालना पड़ता है। भाभी, इस चीज का कोई सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। वो लोग यहाँ नहीं आ सकते तो मैं वहां चली जाती हूँ। नहीं नहीं बहू, हम भी तुझे ब्याह कर लाए हैं, हम भी बहू होने का सुख भोगेंगे। और आखिर में ये फाइनल होता है कि अब हफ्ते में सिर्फ रविवार को ही प्रिया के मायके वाले उसके ससुराल आएंगे। रविवार की सुबह। अरे दीदी चाय दो ना, कितनी देर? छुट्टी के दिन भी अपनी बहन से काम करवाएगी क्या? 6 दिन तो बेचारी काम करती है। एक काम कर बेटा, बाहर से मंगवा ले चाय। ए दयान सुन, तू जाकर पास की टपरी से सभी के लिए चाय लिया। आपके हॉल के पंखे का कंडेंसर जल गया लगता है।
वरना इतना धीरे कौन सा पंखा चलता है। प्रेम का घर मच्छी बाजार बन चुका था। रविवार की सुबह उसने सोचा था कि वो आराम से 10 से 11 तक उठेगा, पर अब तो उसे 7 बजे ही कमरे से बाहर आना पड़ता है। अरे जीजू उठ गए। अच्छा चलिए मैं आपके कमरे में जाकर सो जाता हूँ, बड़ी नींद आ रही है मुझे। नींद तो मुझे भी आ रही है बेटा, हमारे घर पर तो एसी भी नहीं है ना। भाई साहब आपकी तो नींद पूरी हो गई है, मैं आपके कमरे में जाकर पीठ सीधी कर लेती हूँ। मुकेश का घर उसका कम, उसके समधियों का ज्यादा लग रहा है। ये नया टॉवेल मंगवाया क्या आपने मीरा जी? नहीं, मैं क्यों टॉवेल पर पैसे लगाऊंगी, अपना तो है अलमारी में। तभी निकिता वहां आती है। ये टॉवेल मेरा है अंकल जी, वो मुझे अपना टॉवेल ही यूज करने की आदत है तो मैं लेकर आई थी। एक ही दिन में मुकेश और बाकी सब ऐसे परेशान हो जाते हैं कि मुकेश को ये नया नियम खत्म करना ही पड़ता है। वापस से प्रिया के मायके वालों के लिए उसके ससुराल का रास्ता पहले की तरह खुल जाता है। शर्मा परिवार का मुखिया रामसरन था, जो अपनी पत्नी सरोज, बेटे युवराज और बेटी अंजू के साथ रहा करता था। युवराज की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए वो लोग उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। इतना समय हो गया लड़कियां देखते हुए, पर तुम लोगों को कोई समझ में ही नहीं आती। ऐसे ही रहा तो इसके बुढ़ापे में जाकर ही शादी हो पाएगी। अब तुम ही लोग देख लो। अरे ऐसे ही किसी को भी हाँ थोड़ी ना कर देंगे, जहाँ से अच्छा माल मिलेगा वही करेंगे। आप फिक्र ना करो, मेरी सहेली ने एक बहुत अच्छा परिवार बताया है, आज वहाँ चलते हैं। उम्मीद है आज ही सारा मामला सेट हो जाएगा। हो ही जाए तो बेहतर है, वरना मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं तो थक गया हूँ भैया। और अब ज़्यादा देर मत करो बेटे की शादी में, क्योंकि अब हमें बेटे की शादी भी तो करनी है। हाँ ठीक है, आज मैं लड़की के बाप से बात करके रिश्ता पक्का कर दूंगी। बस दहेज भी तो देखो क्या क्या देते हैं, क्योंकि वही तो हम अपनी बेटी की शादी में देंगे, तो हमारे खर्चे कम होंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन आज रिश्ता पक्का कर ही देना। उस दिन वो लोग मीना को देखने उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं। तब चित्रा कहती है, तो कैसी लगी आपको हमारी बच्ची? आपकी बेटी तो हीरा है, हीरा। हमें ऐसी ही बहू चाहिए थी। मेरा बेटा हमेशा कहता था कि माँ बहू ऐसी लाना जो स्वयं दहेज हो, ताकि दहेज लेना ही ना पड़े। हम सब तो वैसे बिना दहेज के खिलाफ है। बहन जी अब तो ज़माना ही ऐसा है कि बहू अच्छी और संस्कारी हो, बस बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने पहले ही हमें बहुत कुछ दे रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों जाओ, तुम दोनों को अगर कुछ बात करनी है तो अलग जाकर कर लो, तब तक हम बड़े लोग कुछ अपनी बातें कर लेते हैं। मीना और युवराज दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसके बाद रामसरन कहता है, ये ठीक किया तुमने बच्चों को भेजकर। अब बड़ों की बातें बड़ों के बीच में ही रहे तो अच्छा है। जी सही कहा आपने। समझे जी, देखिए शादी तो अच्छी होनी चाहिए। वो दरअसल क्या है ना, हमारी रिश्तेदारी में सब ने शादियाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल में करी है। अब हम उन्हें अगर यूं ही किसी छोटे से हॉल में बुला लेंगे तो ये बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना। वो क्या है ना, हमारी सोच कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हमें समाज का तो सोचना ही पड़ेगा ना। सभी रिश्तेदारों ने होटल में शादी करी, हमें बुलाया, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि अपने बेटे के अच्छे से होटल में शादी करे और सभी रिश्तेदारों को बुलाए। अब अगर कुछ मैं गलत कह रही हूँ तो बताओ आप मुझे। अरे ये तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। शादी तो ऐसी होगी कि पूरा शहर देखेगा। हमारी तरफ से शादी में थोड़ी सी कमी भी नहीं रह जाएगी। वाह वाह, क्या बात है। फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में एसी तो है ही, बहू को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, वो बात अलग है कि युवराज के कमरे का एसी पुराना और बेकार सा हो गया है, लेकिन जल्दी वो नया एसी लगा लेगा। तब तक थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अरे तो अब वो हमारी बच्ची का भी कमरा होगा, उसके लिए एसी हम ही दे देंगे। आप चिंता ना करो, आपका बेटा अब हमारा भी है। और वैसे भी शादी में ये सब ज़रूरत की चीज़ें तो दी ही जाती है। अरे इसकी क्या ज़रूरत है समधन जी। मेरा बेटा अच्छा कमाता है, कुछ दिनों की बात है, वो नया एसी ले ही लेता। आप ना खामखा परेशान हो रही हो। बिल्कुल ज़रूरत है जी। अब आप और हम अलग थोड़ी ना है, आप करें या हम करें एक ही तो बात है। और वैसे भी ये सब तो हम अपनी बेटी को ही दे रहे हैं, इसमें परेशानी कैसी भला। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप इतनी ज़िद कर रही है तो दे दीजिएगा।
आप जो चाहे वो अपनी बेटी को दे सकते हैं, आखिर माँ बाप है आप उसके, इतना हक तो है ही आपका। वो सब तो ठीक है माँ, पर आपको नहीं लगता भाभी को मायके आने में बड़ी दिक्कत होगी गर्मी में? भैया कैसे लेकर आएंगे इतनी दूर तक? दोनों ही धूप और गर्मी से परेशान हो जाएंगी। भाभी का मायका है भी तो दूर, ऐसे में भाभी आएंगी कैसे? ऐसा क्यों भला? क्योंकि हमारे घर में कार नहीं है ना, भैया तो ऑफिस मेट्रो से आते जाते हैं, इसलिए भाभी को धूप में रिक्शे या बस से ही आना पड़ेगा। मैं तो सोच के हैरान हूँ, इतनी दूर भाभी बस में आएंगी कैसे? गर्मी में तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। मेरी बच्ची तो आज तक हमेशा कार से ही चली है, तो फिर हम मीना को कार भी देंगे, क्योंकि हम अपनी बच्ची को परेशान होते नहीं देख सकते। ऊपर से ऐसी आदत नहीं है ना उसे बस में आने जाने की, तो हम उसके लिए कार भी दे ही देंगे। अरे नहीं, ऐसा मत करिएगा, लोग क्या कहेंगे कि हमने लड़की वालों से दहेज लिया। ना बाबा ना, राम 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 राम, हमें ये दहेज का कलंक नहीं चाहिए। हम भला समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? और वैसे भी मेरा बेटा अच्छा कमाता है, कुछ वक्त में कार ले ही लेगा। बस तब तक थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दहेज ले लें अपनी सहूलियत के हिसाब से, हैं? अरे लोगों को छोड़िए ना, बच्चों की सोचिए। लोग तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, और फिर ये दहेज थोड़ी ना है, गिफ्ट है। वैसे भी हमारे बच्चों को अगर कार होने से आराम मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। और जब हम दहेज सोच कर दे ही नहीं रहे, तो आप भी इसको दहेज समझकर मत लीजिए। ये समझ लीजिए कि बच्चों के लिए छोटा सा गिफ्ट है। अरे क्या समधन जी, आप भी ठीक है भाई, आपकी जो मर्जी हो वो करिएगा, आपकी बेटी है, हम कुछ नहीं कह सकते। आपकी जो इच्छा है देने की वो दे दीजिएगा। और इसी तरह मीठी मीठी बातें करके वो लोग बहुत सारा दहेज ले लेते हैं। कुछ समय गुजरता है, युवराज और मीना की शादी हो जाती है, पर मीना को नहीं पता था कि उसकी ससुराल में उसके पति के अलावा सभी लालची हैं। हमारे कमरे में नया वाला एसी नहीं लगा, पापा ने तो दिया था। क्या हुआ, गर्मी भी बहुत हो रही है, लगवा लो ना उसको। हाँ, वो माँ ने कहा कि अभी यही वाला चल रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, जब ये ख़राब हो जाए तो वो लगवा लेंगे। उनका कहना भी सही है, अभी ये चल भी ठीक ठाक रहा है, अगर ये ख़राब हुआ तो उसको लगा लेंगे। अरे पर अब नया आ गया था तो लग जाना चाहिए ना, उसको रख के भी क्या करना है, बल्कि ये ठंडा कम कर रहा है, नया है तो ठंडक भी ज़्यादा करेगा। अरे बहू, अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, और नई दुल्हनों को इतना बोलना शोभा नहीं देता। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद लगवा लेंगे, तुम चिंता ना करो। बहू का काम है किचन संभालना, तुम वो करो जाकर, बाकी हम देख लेंगे एसी का क्या करना है। मीना अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोल पाती और सर हिला देती है। उसके दहेज का ज़्यादातर सामान जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन डिब्बों में बंद ही पड़ा था, क्योंकि सरोज चाहती थी कि जब तक पुराना सामान खराब ना हो तब तक नया इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अगर दहेज का सामान इस्तेमाल नहीं हुआ तो अंजू की शादी में ये लोग बहू के घर का ही सामान अपनी बेटी को देंगे। माँ, मुझे एक पार्टी में जाना है, आपके पास कोई अच्छी सी साड़ी है क्या? मुझे ना बिल्कुल अच्छी सी हीरोइन वाली साड़ी चाहिए, जिसमें मैं हीरोइन से कम ना लगूं। अरे मेरे पास तो सब पुराने ज़माने वाली साड़ियाँ हैं, तो एक काम क्यों नहीं करती, अपनी भाभी से मांग लेना, उनके पास तो सारी नई साड़ियाँ हैं। और मैंने देखा था अपने मायके से बहुत महंगी और अच्छी साड़ी लेकर आई है तेरी भाभी, जा उसकी कोई भी साड़ी ले ले जो तुझे पसंद हो। ये अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर भाभी ने साड़ी देने से मना कर दिया तो? ऐसे कैसे मना कर देगी, जो उसका है वो सब तेरा ही तो है। तू बस जा और जाकर जो पसंद आए वो साड़ी ले आ। अंजू मीना से साड़ी ले लेती है और वो बेचारी चाह कर भी मना नहीं कर पाती। भाभी, मुझे एक पार्टी में जाना है, अपनी कोई अच्छी सी साड़ी दे दो ना। अच्छा, अभी देती हूँ। मीना अपने कमरे में साड़ी लेने जाती है तो अंजू भी उसके पीछे पीछे पहुँच जाती है और खुद ही एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी चुन लेती है। वाह भाभी, ये साड़ी तो बहुत प्यारी है, मेरा तो दिल आ गया इस पर। मुझे माफ़ करना भाभी, पर अब ना मैं ये वापस नहीं करूँगी, ये मुझे बहुत पसंद आ गई है। अब तो ये साड़ी मेरी हो गई, अब आप कोई दूसरी साड़ी ले लेना, क्योंकि मैं आपको वापस नहीं कर पाऊँगी। अरे पर ये साड़ी तो मेरी दादी ने दी थी, आप कोई और सी देख लो। अरे तो क्या होता है, आपको क्या कोई कमी है? मैं ले जा रही हूँ ये साड़ी,
और वैसे भी आपकी शादी में हमने आपको इतनी साड़ी दी थी, आप वो पहनो। अंजू वो साड़ी लेकर चली जाती है और मीना बस उसका मुंह देखती रह जाती है। वो उदास हो जाती है लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाती। पर उसे क्या पता था कि उसकी उदासी तो अगले दिन और बढ़ने वाली है। बहू, जरा अपने गहने निकालना। क्यों माँ जी, क्या हुआ? अरे क्यों, क्या होता है? क्योंकि तेरी सास कह रही है इसलिए। मुझे तो लगा था कि मैं संस्कारी बहू लाई हूँ, पर तू तो अपनी सास से भी सवाल कर रही है। संस्कारी बहू ऐसे जुबान नहीं लड़ाती, जो कहती है वो करती है। अरे माँ जी, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। अच्छा, फालतू बातें छोड़ और गहने लेकर आ, और बाद में अपनी पंचायत पूरी करना। मीना गहने निकालती है तो सरोज वो सारे गहने अपने पास रख लेती है। तुझे अपना होश तो रहता नहीं, इतने महंगे गहनों को क्या संभालेगी। आज से ये मेरे पास ही रहेंगे। अब ये सभी गहने मेरे पास रहेंगे, जब तुम्हें चाहिए होगा मुझे बता देना। नई बहू को ऐसे सारे गहने देना सही थोड़ी ना। थोड़ी सी लापरवाही से बहुत नुकसान हो सकता है। अरे लेकिन माँ जी। फिर बोली? शाम को युवराज को आने दे, बताती हूँ तुझे। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, वही आकर बताएगा तुझे। मीना इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान होती है, लेकिन वो युवराज से कुछ नहीं कह पाती। कुछ समय गुजरता है और फिर एक दिन उनके घर की वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, तो मीना अपनी दहेज की वॉशिंग मशीन निकालने लगती है। अरे अरे अरे, क्या कर रही है तू? तुझे तो बस नुकसान करने की पड़ी रहती है। वो वॉशिंग मशीन खराब हो गई है ना, इसलिए अपनी वाली निकाल रही हूँ। इसमें नुकसान कैसा? अरे मेरी अक्लमंद बहू, ये तेरा अमीर मायका नहीं है कि चीज़ खराब हुई तो उसे कबाड़ में डाल दिया। हमारे यहाँ चीज़ें खराब होती है तो उनकी मरम्मत करवाई जाती है। जा मैकेनिक को बुला कर ला, और एक बार चीज़ खराब होने से तुरंत उसको फेंक नहीं देते। सरोज मीना को उसके दहेज का कोई भी सामान इस्तेमाल करने नहीं देती थी। किसी न किसी बहाने से उसे रोक लेती थी। मीना भी अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोल पाती थी और एक सीधी गाय की तरह उनके बताए रास्ते पर चलती रहती थी। चलो फटाफट घर की सफाई करवाओ, आज मेरी बच्ची को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाथ चला, मुंह नहीं। जा जल्दी से सारे काम कर, आते ही होंगे वो लोग। हाँ भाभी, उनके सामने हमारी बेइज्जती ना करवाना। वो लोग घर की सफाई करते हैं और फिर शाम में अंजू को देखने वाले आते हैं। रिश्ता तो तय हो जाता है, पर वो एक अच्छे खासे दहेज की मांग उनके सामने रखते हैं और सरोज उसको हाँ भी बोल देती है। पर माँ जी, आप तो दहेज के खिलाफ थी, अब आप दहेज क्यों दे रही हैं? कथनी और करनी में फर्क होता है। रहना तो हमें इसी समाज में है, तो समाज के हिसाब से ही चलना होगा। तेरे माँ बाप भी तो दहेज के खिलाफ थे, पर दिया ना, तो ऐसे ही बेटी के अच्छे जीवन के लिए दहेज देना पड़ता है। तो चलिए माँ, मार्केट चलते हैं। बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी अंजू के दहेज के लिए। कितना सारा सामान लाना होगा, तो अभी से शुरू करते हैं शॉपिंग। अरे तू क्यों परेशान होता है बेटा, ये काम हम औरतें कर लेंगी, तू अपना ऑफिस संभाल। हाँ। सरोज युवराज को मार्केट जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान था। युवराज के जाने के बाद वो अंजू और मीना से कहती है, हमें शॉपिंग पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंजू की शादी में जितना भी दहेज देना होगा वो पहले से ही हमारे पास है। कहाँ है? कब लिया आपने? तेरी शादी में जो आया था वही सामान, क्योंकि तब से अब तक वो कुछ इस्तेमाल तो हुआ नहीं, घर में पड़े पड़े बेकार ही हो जाएगा। उससे अच्छा मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, जो तेरी शादी में आया वो तो हमारा ही है। अब अगर हम खरीद के भी देंगे तो हमें ही देना है, और तुम्हारे दहेज का देंगे तो भी हमें ही देना है। बात तो एक ही है ना। और अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम नया खरीद लेंगे। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो माँ जी, अगर प्रॉब्लम होगी ना तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तय कर लिया है कि अंजू की शादी में दहेज तेरा ही जाएगा। इसी बहाने घर में थोड़ी जगह तो हो जाएगी। अरे वाह माँ, आपने क्या दिमाग लगाया है, मान गए आपको। इससे तो हमारा काफ़ी खर्च बच जाएगा। पर ये गलत है, वो मेरा सामान है। ऐ लड़की, ज़्यादा जबान चलाई ना तो जबान निकाल कर हाथ में रख दूंगी। अब यहाँ ना तेरा मेरा कुछ नहीं है, जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा है ना वो भी मेरा ही है, समझी? मीना रोने लगती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। जब युवराज लौट कर आता है तो उसके सामने
वो ऐसा दिखाती है कि वो सारा सामान नया खरीद कर लाई है। मीना भी युवराज से कुछ नहीं कहती और मायके जाने का मन बना लेती है। बहुत हो गया, अब और इस घर में मैं नहीं रुक सकती। अंजू की शादी हो जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगी। वो ऐसा ही करती है। उधर अंजू की शादी होती है और इधर मीना भी अपने मायके चली जाती है। युवराज उससे वजह पूछता रहता है पर वो कुछ नहीं बताती। वो उसे मनाने उसके पीछे पीछे उसके घर भी जाता है। अरे मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? क्यों, कोई बात हुई है क्या? देखिए ना माँ जी, गुस्सा होकर चली आई है और वजह भी नहीं बता रही। अरे बता बेटा, क्या हुआ है? बताएगी तभी तो हल निकलेगा। क्या बताऊं? कोई एक बात हो तो बताऊं। पहले मेरी दादी की दी हुई साड़ी ले ली, फिर मेरे गहने ले लिए और अंत में मेरा सारा सामान अंजू को दहेज में दे दिया। क्या वो सारा सामान तुम्हारा था? आप तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, मुझे सचमुच में नहीं पता। माँ ने तो कहा वो सारा नया सामान है, और अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? हाँ बेटा, तुमने दामाद जी को कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे लगा था ये भी वही करेंगे जो इनकी माँ और बहन कर रही हैं। अरे वो लोग अलग इंसान हैं और मैं अलग। और सबसे अहम बात, मैं तुम्हारा पति हूँ। चलो घर चलो, मैं तुम्हें सब वापस दिलवाऊंगा और जो नहीं मिल सकता वो नया ला कर दूंगा। अच्छा ठीक है, पर अभी आप जाओ, अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। युवराज मीना को साथ ले जाने की जिद करता है पर मीना उसकी बात नहीं मानती और अंततः युवराज को अकेले ही वापस लौटना पड़ता है। तब चित्रा मीना से कहती है, बेटी मैं मानती हूँ कि तेरी सास और ननद ने बहुत गलत किया, लेकिन तुझे साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि तेरा पति कितना अच्छा है। वो तुझे मनाने यहाँ तक आया और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरी बात मान, वापस लौट जा, क्योंकि तुझे ज़िंदगी उसी के साथ गुजारनी है। अगर वो सही नहीं होता तो मैं भी तुझे वापस जाने को नहीं कहती। ज़िंदगी में ये पैसा माल मायने नहीं रखता, एक सच्चा और ईमानदार साथ ही मायने रखता है। चित्रा की बात मीना को समझ में आ जाती है और फिर वो अगले ही दिन वापस लौट जाती है, जहाँ युवराज सोने के गहनों और साड़ियों के साथ उसका स्वागत करता है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफे हैं। मेरे साथ इनको भी कबूल कर लो। मीना युवराज के गले लग जाती है और उस दिन से वो हर बात उससे शेयर करती है ताकि उनके बीच फिर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और वो खुशी खुशी रहे। अरे जा जा, तेरी जैसी बहुत देखी है। 4 दिन में रोती हुई वापस नहीं आई तो मेरा नाम भी ममता नहीं। 20 साल का तजुर्बा है मुझे, हाँ देख लेना। अब तो मेरी ज्योति भी इस घर में लौट कर नहीं आने वाली। और इस तरह सुधा घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद ममता की सास उसे फोन करती है, जो दिल्ली में रहती थी। कहिए माँ जी, आज मेरी याद कैसे आई? तू रोज बड़ाई मारती थी ना कि तुम दोनों सास बहू में खूब जमती है। मैं वही देखने के लिए आ रही हूँ। अगर तेरी बात सच निकली तो मैं दिल्ली वाला घर तेरे नाम कर दूंगी, और अगर मैंने कुछ और ही देखा तो मेरे दिए हुए जिस मकान में तुम अभी रह रही हो ना, उसे भी तुमसे छीन लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर ममता की सांस अटक जाती है। हे भोलेनाथ, अब क्या होगा? मेरी बहू तो मुझसे झगड़कर अपने मायके चली गई है। माँ जी तो मुझे मार डालेंगी। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तभी ममता को एक उपाय सूझता है। मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जो नाटक में काम करती है। उसका नाम चांदनी है। क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम उससे अपनी बहू की एक्टिंग करवा ले? हाँ, ये ठीक रहेगा। माँ वैसे भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रुकेगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर दिल्ली वाला घर भी हमारे नाम हो जाएगा। सारा परिवार इस बात पर सहमत हो जाता है। देखिए आंटी जी, आपकी बहू की एक्टिंग करने के लिए मैं दिन के 2000 रुपये लूंगी। मैं ना प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ। अरे मर गए रे, 2000? ये तो बहुत है। चलो किसी और से बात करते हैं। अरे जरा रुकिए, क्या कर रहे हैं? इसकी एक्टिंग देखी है मैंने। ये बहू का रोल बहुत बढ़िया करती है। मुझे तो सिर्फ चांदनी पर भरोसा है।
थोड़े दिन की तो बात है, इसके ऊपर 20-25 हजार खर्च हो भी गए तो क्या गम है। बस एक बार दिल्ली का मकान हमारे नाम हो जाए, फिर तो हम ही हम हैं। तो फिर क्या फैसला किया आप लोगों ने? हमें मंजूर है चांदनी। कुछ दिनों के बाद, अरे माँ जी, आप अचानक कैसे आ गई? मौत, आंधी और इंदिरा देवी अचानक ही आते हैं, समझी? चल रास्ता छोड़, मुझे अंदर जाने दे। तेरी बहू कहाँ है? बुला उसे। जी अभी बुलाती हूँ। सीता बेटी, जरा यहाँ आना। चांदनी सिर पर पल्लू लिए सबके सामने आती है और ममता की सास के पैर छूती है। संस्कार तो अच्छे हैं, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन घर के काम वाम ठीक से करती है या नहीं? अरे क्या बात कर रही हैं माँ जी, ये बहू तो नंबर 1 है, हर काम में एक्सपर्ट है। ये तो सब मेरी सासू माँ का बड़प्पन है, ये तो मेरे लिए मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है। अच्छा ठीक है। हाँ माँ जी, हम दोनों तो इस घर में माँ बेटी की तरह रहते हैं। अच्छा, वो तो मैं खुद देख कर तय कर लूंगी। हाँ, तू ज्यादा चापलूसी मत कर। अब चल, मुझे मेरा कमरा दिखा। जी चलिए दिखाती हूँ मैं। चांदनी और ममता दोनों खूब मिलजुल के रहने का दिखावा करते हैं। सीता बहू, तेरे संस्कार तो मैंने देख लिए, अब जरा तेरे हाथों की कला भी दिखा दे। आज खाने में कुछ ऐसा बना कि बस खा के मजा आ जाए। चांदनी ममता को इशारा करके बुलाती है। ये क्या आंटी जी, खाना बनाने की तो बात ही नहीं हुई थी। इसके मैं 1000 रुपये अलग से लूंगी, अगर मंजूर हो तो बोलिए, वरना मैं चली। अच्छा, तो अब तू भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है। अब तो तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है, गलत बात है ये। कौन किसका फायदा उठा रहा है वो मैं देख ही रही हूँ। हाँ, अरे नहीं, रुक जा, मुझे मंजूर है। चल अब जल्दी से खाना बनाना शुरू कर। अभी लीजिए। वाह वाह वाह, तू तो सच में सीता है बहू, तेरे हाथों में जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना क्या कहूँ बहू, तेरे जैसी बहू पाकर ममता की तो लॉटरी लग गई है। अरे बेवकूफ बुढ़िया, लॉटरी तो मेरी अब लगने वाली है। ममता, तूने साबित कर दिया कि तुम दोनों सास बहू की जोड़ी वाकई में नंबर 1 है, इसलिए मैं अपना ये खानदानी हार तेरी बहू को देती हूँ। तभी वहां ममता की असली बहू सुधा आ जाती है। ठहरिए माँ जी, ये सब मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। इस घर की असली बहू मैं हूँ और ये लड़की तो ड्रामेबाज है, नौटंकी में काम करती है। सुधा को सामने देख ममता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे मर गई रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ममता, मैं जानती थी तू कभी नहीं सुधरने वाली। माँ जी, वो दरअसल, अरे तुम मुझे बेवकूफ बनाने चली थी। दिल्ली का मकान तो दूर की बात है, अब तो मैं तुझे इस मकान में भी नहीं रहने दूंगी। हाँ। अरे नहीं, ठहरिए माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मेरा वकील आके तुझसे बात करेगा। अरे ये मैं कैसी बेवकूफी कर बैठी। अरे मरवा दिया भाग्यवान तुमने।